सारी फंडामेंटल आर्ट है ये। इसमें हम फंडामेंटल आर्ट में क्या क्या पढ़ते हैं, इसकी आर्ट मतलब जो हमारी कला है उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, वर्गीकरण, कला कितने प्रकार की है, कितने भागों में बांटा गया है उसको, और उसके 6 अंग, कला के अंग आपने पढ़े होंगे, आगे बताऊंगी। फिर जिसके 6 ही तत्व होते हैं कला के, 6 ही उसके सिद्धांत होते हैं, आपने बीए में पढ़े होंगे। ये आपके माध्यम ये कहें या तकनीक कहें, जैसे कि ऑयल कलर, पेस्टल कलर, ठीक है, वाटर कलर, ये सब आपका माध्यम या तकनीक है। फिर होती है सामग्री की, हम उसमें क्या क्या यूज करते हैं, पेन, पेंसिल, रबर, कटर और एक्सेट्रा जो भी चीजें होती है वो सब। ठीक। फिर हमारे आती है इंडियन आर्ट, भारतीय कला। इसके अंदर आएगा हमारा प्रागैतिहासिक से लेके पहाड़ी शैली। ये छोटा मत समझे, बहुत बड़े, बीच में कई सारे टॉपिक हैं इसके। फिर दूसरा टॉपिक आएगा हमारा भारतीय स्थापत्य कला। फिर है हमारा आधुनिक भारतीय कला। तो ये मान के चले आप, प्रागैतिहासिक से लेके हमें आधुनिक कला तक का एक पूरा एक ही बुक है ये हमारी भारतीय इंडियन आर्ट में। तो अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे, केवल इस वाले के अंदर ये जो है ना, पहाड़ी शैली से लेके जो प्रागैतिहासिक से लेके जो पहाड़ी शैली है उसके अंदर देखो आएगा पहला टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे हम, देन सिंधु घाटी, ठीक, वैदिक काल, इसके अंदर धर्म पढ़ेंगे, इसके बाद वैदिक काल के बाद धर्म पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका सिख धर्म। ये हमारे 3 धर्म पढ़ेंगे। फिर हमारी गुफाएं शुरू हो जाती है, जोगीमारा गुफाएं, गुफाएं बहुत सारी हैं, हमें सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोगीमारा, अजंता गुफाएं, बांग गुफाएं, सिकरिया गुफाएं और आपके बदामी, एलोरा, एलिफेंटा, ये आपकी गुफाएं हैं। लास्ट है आपकी सित्तलवासन गुफा। ये सारी गुफाएं हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, ये वाली प्रागैतिहासिक काल से लेके। ठीक है, आगे चल के आएंगी हमारी, इसके बाद मध्यकाल आएगा, इसमें आपकी पाल शैली सुनी है आपने, पाल शैली पढ़ी भी है, ठीक है, और अभ्रंश शैली, ये आपकी मध्यकाल की शैली होती है। इनके बाद जब शीतलवासन आपका देखो क्या हुआ था कि अब तक ये इन सभी में ये जो आपकी सारी गुफाएं हैं, इनके यहाँ मतलब जब हम यहाँ जाते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पर बताओ, भित्ति चित्रण मिलता है, जल रंग नहीं मिलता, ऑयल कलर नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, बताओ। इसके अंदर ना तो हमें जल रंग मिलेगा, ना हमें ऑयल कलर मिलेंगे, ना एक्रेलिक मिलेंगे, और ना ही हमें ताड़पत्र पे काम मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाली गुफाओं में हमें मिलेंगे भित्ति चित्र, चाहे वो जैन धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे बौद्ध धर्म के हों, इन सारी गुफाओं में हमें केवल भित्ति चित्र मिलते हैं, मूर्ति शिल्प मिलते हैं, वास्तुकला मिलती है। वास्तुकला का मतलब हो गया भवन निर्माण, ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ मिलेंगी। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये गुफाएं कंप्लीट हो जाएंगी, यहाँ पर इसके इन गुफाओं के पश्चात हमारे भारत में वो शुरू हो जाता है, आक्रमण शुरू हो जाते हैं, विदेशी आक्रमण जिनको बोलते हैं, जैसे कि गजनवी आया था, और ये मुस्लिम आक्रमण है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं मुस्लिम आक्रमण। आपने सुने होंगे कि हमारे भारतीय मंदिरों को बहुत सारे लूट के ले गए थे, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए हैं, ठीक है। इस समय क्या होता था कि जितनी भी हमारे यहाँ संपत्ति थी, क्योंकि हमारा भारत एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, पता है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ बहुत सारा सोना था, इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पैदावार, खेती, मेहनती लोग ज्यादा थे, तो करके खाने वाले लोग थे हम लोग, तो यहाँ पर वैसी चीजें भी बहुत थी, मंदिर में भी बहुत कुछ था, ठीक है, मतलब धन दौलत भी बहुत थी, और यहाँ के लोग करके खाने वाले थे इस तरह से। तो यहाँ पर इसके बाद आपका विदेशी आक्रमण शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि अ, अब हम बताएं कि जैसे विदेशी है, हमारी धन संपत्ति सब लूट के लेके जा रहे हैं, अब इतनी बड़ी बड़ी भित्ति चित्र तो हम लेके जा नहीं सकते, अपने हाथ में बांध के, सिर पे पोटली बांध के लेके नहीं जा सकते ना, बताओ। तो अगले आर्टिस्ट जो आते हैं, ये वाले आर्टिस्ट तो अलग थे, जो इन गुफाओं में जिन्होंने काम किया होगा, हालांकि उन आर्टिस्ट का कहीं भी कोई नाम नहीं है, क्योंकि पहले ये परंपरा नहीं थी कि अपने अपने जो बनाया हुआ चीज हो वहां किसी आर्टिस्ट का नाम हो। कोई आर्टिस्ट आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि पहले वाले आर्टिस्ट में ये चीज नहीं थी कि आगे चल के हमारा नाम होगा या कोई हमें पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। केवल हाँ, वंश का नाम जरूर आएगा, राजा का नाम जरूर आएगा, किस राजा के समय, किस वंश के समय ये गुफाएं बनी है, लेकिन आर्टिस्ट का कोई नाम कहीं नहीं खुलेगा, क्योंकि उस समय ये चीज नहीं थी। आज के टाइम क्या है, अगर आप एक छोटा सा कैनवास भी बनाओगे, सबसे पहले अपना सिग्नेचर करोगे, यही होता है, ठीक है, कि कोई चीज हमारी चोरी ना हो जाए, कोई ये ना कह दे हमारा है, या फिर जो भी कुछ है, एक शो ऑफ की चीजें होती हैं, हम सबसे पहले इसमें चाहे एक हम कुछ भी बनाए, इसमें सबसे पहले हम अपना सिग्नेचर करते हैं। पहली चीज नहीं थी, सब मिलजुल के काम करते हैं, और आज की जो कला है वो एकल कला होगी, अकेली अकेली बनती थी, पहले ग्रुप वाइज काम होता था। चलिए खैर,
अब क्या होता है कि गुफाएं चित्र, भित्ति चित्र और ये मूर्ति शिल्प बनने बंद हो गए, क्योंकि ये उठाने रखने धरने में बहुत ज्यादा भारी होते थे। अब जब हमारा ये मध्यकाल आता है, मध्यकाल में सबसे ज्यादा आक्रमण होते हैं, तो हमारी आती है पाल शैली। इसका कारण क्या है? अब यहाँ जो आर्टिस्ट थे या जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि अब आपने सुना होगा ताड़पत्र ग्रंथ, सुने? है ना? तो अब देखो, ताड़पत्र ग्रंथ ऐसे होते थे, उनको कैलेंडर की तरह लपेट सकते थे, हम स्क्रॉल कर सकते थे। ठीक है? इसी वजह से कि ताड़पत्र तो हम मतलब अपनी बगल में दबाए भागे चले जाएंगे। अगर कोई आक्रमण हो गया और हमने कोई पोथी चित्रण लिखा है, या हमने उसको फोटो बनाई है, या हमने कोई चित्र बनाया है, तो हम अगर को हमें दिखता है कि कोई बाहर से आक्रमण हो रहा है, तो हमने जो हमारी मेहनत थी, 1 साल की या 2 साल की या 1 महीना की, तो हम वो अपनी मेहनत को बटोर के उसको बगल में दबा के या सिर पर रख के लेके जा सकते हैं। इसलिए ये छोटा काम शुरू हुआ था। कहाँ तो इतनी भित्ति पे, इतनी बड़ी-बड़ी भित्ति पे काम होता था। अब क्या किया इन्होंने, अपना जो धरातल है वो छोटा कर लिया, ताकि उसको लपेट के लेके जा सकते हैं। तो यही कारण था, ये पाल शैली और अभ्रंश शैली आई हमारे भारत में। वरना उससे पहले देखो कितने भित्ति चित्रण, कितने भव्य मंदिर बने हैं, बहुत कुछ बना है। वो इसी कारण था कि इतनी बड़ी भित्ति एक छोटे से ताड़पत्र पर सिमट गई। ठीक है? चलिए, पाल शैली हो गई, अभ्रंश शैली आ गई, ये इसी कारण आई। फिर आती है हमारे भारतीय मध्य चित्र शैली, या मध्य भारतीय चित्र शैली। इसमें आती है आपकी मालवा। ठीक है? ये जैन शैली है, अभ्रंश शैली से ही निकली है। उसके बाद आती है दक्कनी शैली। अब यहाँ पर क्या होता है, दक्कनी में आपने सुना होगा कि आपने जैसे बीजापुर सुना है, गोलकुंडा, अहमदनगर सुना था, ये बहुत बड़े साम्राज्य थे। इन्होंने मिलके एक हमारा जो भारतीय साम्राज्य था, विजयनगर, सुना है नाम? अपने टाइम का बहुत ही भव्य वो था, एक बहुत बड़ा शहर था, बहुत अच्छा शहर था, समृद्ध शहर था, और वहाँ का जो राजा था वो भी बहुत अच्छा था। और मैं कहूँ धन संपत्ति में उससे ज़्यादा दक्षिण की तरफ, दक्षिण की साइड, उस साउथ की तरफ उससे ज़्यादा वैभव राज्य में मानती नहीं कि विजयनगर से ज़्यादा कोई हो। तो ये जो दक्कनी शैली, इसका नाम इसलिए पड़ा कि एक तो दक्षिण की साइड है, और ये जो आपके मुस्लिम आक्रमण थे, जैसे बीजापुर हो गया, गोलकुंडा, ये सारे आपके मुस्लिम साम्राज्य थे। अब इन्होंने केवल अकेले विजयनगर को ध्वस्त करने के लिए 5 सल्तनत इकट्ठा की, यानी कि जैसे कि मोदी को तो उन्होंने 5 जो साम्राज्य थे, उन्होंने मिलके अकेले विजयनगर को ध्वस्त किया। एक जने के बस में तो आया भी नहीं विजयनगर। ठीक है? तो उसका नाम क्या पड़ा, दक्कनी शैली। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद आती है हमारी ईरानी शैली, क्योंकि मुगल शैली को पढ़ने से पहले हमें ईरानी शैली को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे मुगल आए थे, वो ईरान की साइड से ही आए थे। अगर हम मुगल शैली को डायरेक्ट पढ़ लेते हैं ना, तो समझ में नहीं आएगी। उससे पहले हमें ईरानी शैली को पढ़ना पड़ेगा, देन हम मुगल शैली पढ़ेंगे। ठीक है? ये आपकी मुगल शैली है। मुगल शैली के जो शासक थे, वो जाके राजस्थानी शैली में कुछ काम उनका मिल जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा अकबर का नाम सुना है? हुँ? अकबर क्या था, बहुत ही तेज, वैसे तो अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन दिमाग का बहुत तेज था। अब उसने क्या किया अकबर ने, जो राजस्थानी शैली है, राजपूतों की शैली थी। ठीक है? आगे तो ज़्यादा डिटेल बताऊंगी, यहाँ तो केवल मैं आपको बेस समझा रही हूँ। ठीक? जो राजस्थानी शैली राजपूतों की शैली थी, हिंदू शैली थी ये। तो मुगल साम्राज्य जो अकबर था, तो उसने क्या किया कि ये जो राजपूतों की जो लड़कियां थी, कन्याएं थी, उनसे विवाह किया, उनसे प्रेम जाल डाला उनके ऊपर, और उनसे विवाह किया, और जो राजपूतों से अपने संबंध अच्छे बनाए। तो अब दहेज आज भी चल रहा है, दहेज पहले भी चलता था, बताओ, चलता है कि नहीं? राजा है तो क्या अपनी रानी को, अपनी जो गुड़िया है उसकी शादी हो रही, अपने दामाद को कुछ देगा नहीं क्या? बताओ, देगा ना। हर मरा सा मरा आदमी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ जरूर देता है, तो क्या राजा अपनी लड़की को नहीं देगा? तो जब राजा ये जो थे अकबर, लड़कियों से शादी करते थे इनकी राजपूतों की, तो इनको दहेज में पेंटिंग्स और लोक शैली जो भी उस समय राजस्थान में प्रसिद्ध थी, वो उस रूप में देते थे। तो इसी तरह मुगल शैली राजस्थान में मिक्स हुई, और राजस्थानी शैली मुगल शैली में मिक्स हुई। तो यहाँ पर आके लास्ट में जब राजस्थानी शैली में जयपुर शैली पढ़ेंगे आप, वहां पर पूरा पूरा प्रभाव मुगल शैली का है। उससे पहले की जो शैलियाँ हैं, वहां पर राजाओं ने बहुत मुश्किल से इसको माना है कि हम नहीं मानते तुम्हें, मतलब तुम्हारा हमारे राज्य में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। तो बहुत युद्ध भी हुए, जाके धीरे 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 बात संभली, और मुगल मुगल मतलब मुगलों का राज्य राजस्थान शैली पर हो गया था। ठीक? आगे चलते हैं पहाड़ी शैली। यही हाल पहाड़ी शैली का है। पहाड़ी शैली पर भी इन्होंने अपना स्थापत्य जमा लिया था मुगलों ने। ठीक? फिर बाद में धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। आया बात समझ में यहाँ तक? फिर आते हैं हमारा, ये वाली हमारी बुक कंप्लीट हो गई। ये वाली देखो, भारतीय कला की
मतलब एक टॉपिक हमारा प्रागैतिहासिक से लेके पहाड़ी शैली तक का कंप्लीट हो गया। देखिए आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है और नीचे चल के हमने ये पहाड़ी शैली पढ़ ली कंप्लीट। फिर इसी बुक का हमारा अगला एक और टॉपिक शुरू होता है स्थापत्य कला, जिसको हम वो भी बोल सकते हैं वास्तुकला भी बोल सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स होती है या भवन निर्माण की कला। इसमें आपको जो बताया जाएगा स्थापत्य, भारतीय स्थापत्य की निर्माण शैली, यानी कि भारतीय जो मंदिर हैं, चाहे वो उत्तर के मंदिर हो, दक्षिण के मंदिर हो, किसी भी साइड के मंदिर हैं, सबके अलग अलग वो हैं निर्माण। सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। अब आप देखो मुजफ्फरनगर के घर देख लो, अलग तरीके के मिलेंगे आपको, ठीक है। और मेरठ और रुड़की तक के तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग हट के जाओगे ना, तो वहां के जो भवन मिलेंगे, चीन के भवन देख लो अलग मिलेंगे, जापान के घर घर देख लो अलग मिलेंगे। हमारे भारत में ही पहाड़ी पहाड़ी राज्यों में जाओ, वहां के देखो कैसे घर मिलेंगे आपको, छोटी छोटी छतें मिलेंगी। गए हो कभी उधर, क्या कहते हैं, देहरादून की साइड देखे आपने, छोटे छोटे घर हैं, ज्यादा ऊंचे घर नहीं बनाते वो, जैसे हमारे होते हैं खूब लंबे लंबे घर होते हैं, खूब लंबे लंबे दरवाजे होते हैं, ठीक है। वो चीज आपको वहां नहीं मिलेगी। आज भी आप गाँव में जाते हो तो देखो कितने बड़े बड़े गेट होते हैं, देखे हैं कि गाँव गाँव के जो घर होते हैं, गेट देखे कितने बड़े बड़े गेट होते हैं, बताओ। तो वो वो इसीलिए होते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनमें को उन गेट में को ना वो निकलते हैं ट्रैक्टर। और शहरों में देखिएगा आपने, किसी का घर, किसी का गेट इतना बड़ा होता, गेट तो बड़ा है लेकिन वो ट्रैक्टर के हिसाब से नहीं है, वो गाड़ियों के हिसाब से है। जो गेट बड़े हैं गांव के भी बड़े हैं और शहरों के भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। केवल गेट में ही देख लो आप, स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। तो ये इस तरह से हमारे भारत में किस तरह की निर्माण शैलियां हुई वो है। फिर हो गया मूर्ति निर्माण, ठीक है। ये होता है आपका मूर्ति निर्माण, किस किस तरह की मूर्तियां बनी। फिर मंदिर की शैलियां आ गई, ठीक, कि किस तरह के कौन कौन से शैलियां, तीन शैलियां हमारे मंदिर भारत में, तीन शैलियां चली, वो जब आपको स्थापत्य बताऊंगी तो तब समझाऊंगी कि मंदिर किस किस कितनी तरह की शैलियां हैं और ये क्यों बनी इस तरह की शैलियां, ठीक, उनका कारण क्या रहा, ये शैलियां ऐसी क्यों बनी। आगे आगे चलता है हमारा मौर्य काल। यहाँ से हमारे वंश शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया और नंद वंश हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मौर्य वंश है, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, और सबसे विश्वसनीय। सबसे ये मौर्य वंश है, आए तो और भी हैं लेकिन सबसे बढ़िया ये वाला वंश रहा है मौर्य वंश। इसके बाद फिर अगर बात करें तो कुषाण वंश आएगा, है तो सारी, ठीक। गुप्त वंश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है। गुप्त वंश में कहा जाता है कि मंदिरों का निर्माण किस वंश में हुआ सबसे ज्यादा, वो गुप्त वंश में हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ आता है हमारा ये वाला आपका कंप्लीट है, देखो ये आपकी भारतीय स्थापत्य कला, ये शैली यहाँ पर कंप्लीट हो गई हमारी गुप्त वंश के बाद। फिर ऊपर जो हमने बताई टॉपिक आधुनिक भारतीय कला, देख रहे हो आप, आधुनिक भारतीय कला में वो आ जाएंगी जो आर्टिस्ट हमारे मर भी चुके हैं और जो जिंदा भी हैं। जो ग्रुप्स आपने सुने होंगे, बंगाल शैली, ठीक, और पैक ग्रुप, ये सब आपके आधुनिक भारतीय कला में आ जाएंगे। क्योंकि आर्ट भी तो, हर चीज बदलती है तो आर्ट भी तो अपने समय बदलती है। देखो अब आएंगे हमारे, यहाँ पर आता मध्यकाल। मध्यकाल में दो आएंगे आपके, इसको दो भागों में विभक्त किया गया मध्यकाल को। एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल का जो टाइम है वो 600 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर मध्यकाल का जो टाइम है 1000 से 1500 ईसा पूर्व है। किसी किसी बुक में ये वो भी लिख रहा है 900 वर्ष, और कहीं लिख रहा है 900 से 1200 वर्ष, ठीक है। तो जो पूर्व मध्यकाल के जो आएंगे आपके, एक तो चालुक्य वंश, पल्लव वंश, पांडव वंश, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। चालुक्य वंश में हम क्या पढ़ेंगे, बादामी गुफा को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वंश से संबंधित और भी चीजें हैं, बादामी गुफा तो ऊपर भी है, लेकिन इस वंश से संबंधित जो भी मंदिर बने हैं चालुक्य वंश में वो पढ़ेंगे। पल्लव वंश में हमने आपने सुना होगा महाबलीपुरम के मंदिर सुने होंगे। ये सब गुप्त काल के बाद ही सारे मंदिरों का निर्माण है, ठीक है। ये पल्लव वंश में जो आपके महाबलीपुरम के मंदिर है वो पढ़ेंगे। पांडव वंश में भी आपके मंदिर है, राष्ट्रकूट में आपके वो है, आपके एलोरा मंदिर आ गए, गुफा यानी कि, ठीक। फिर आपके वंश आ जाते हैं चंदेल वंश, चोल वंश। इन सारों में जो इम्पोर्टेंट है हमारा चोल वंश आएगा, चंदेल वंश आएगा, ठीक है। ये गंग वंश, केशरी गंग वंश आएगा, ठीक है। उसके बाद ये होयसल वंश आएगा, ठीक है। लिखाऊंगी तो मैं सारी, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ज्यादा समझाऊंगी और ज्यादा लिखाऊंगी।
लिखा लिखा तो सभी के लिए जाएगा, लेकिन औरों के लिए जो कम इंपॉर्टेंट है उसके लिए थोड़ी थोड़ी मेन मेन पॉइंट लिखवाऊंगी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं आपको खुल के लिखवाऊंगी और खुल के ही समझाऊंगी। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट। फिर हमारे आते हैं सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल जिसमें हम देखो गुलाम वंश को पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश। पूरा इतिहास तो हमें पढ़ना नहीं है देखो, क्योंकि हम इतिहास के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, हमें पूरा इतिहास नहीं पढ़ना। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, इनकी कम से कम मैं कहूँ इनके बारे में आधी आधी बुक लिखी हुई है। एक बुक में कम से कम 3-4 है ये वंश। तो हमें उसका क्या करना है, पढ़ के पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें इतिहास नहीं पढ़ना, हमें अपने आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हमें इन वंश में से ना पता क्या निकालना है, बताओ इन वंश को हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ से ना हमें अपनी मलाई निकालनी है। मलाई यानी कि हमारा इस आर्ट से संबंधित क्या चीज इसमें छिपी है। हमें तो आर्ट संबंधित चीजें निकालनी है यहाँ से। ठीक है, हमें पूरा पढ़ के क्या करना, किसने किसको क्यों मारा, क्यों लड़ाई हुई, हमें इससे क्या मतलब। हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, हम थोड़ा अच्छा माहौल पसंद करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, इसलिए हमें इनसे मतलब नहीं है क्यों लड़ रहे थे। हमें इनसे मतलब है कि भाई इन्होंने हमारी आर्ट संबंधित क्या काम करवाया, केवल हमें वो दे दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी लड़ते रहो तुम। समझ में आई? तो हमें ये इसलिए पढ़ने हैं कि हमें यहाँ से अपना सब्जेक्ट निकालना है केवल। इसमें सबसे ज्यादा हम किसको पढ़ेंगे, मुगल वंश को। बाकी सब छोटे छोटे पढ़ेंगे, इन्होंने क्या कराया अपने यहाँ, कौन सी हमारी आर्ट वाली चीजें बनवाई है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा भारतीय आधुनिक कला का हो या आधुनिक भारतीय कला का हो, ये वाली। तो इसमें आपकी जो शुरुआत होती है मैसूर व तंजौर शैली। ठीक है, मैसूर शैली, तंजौर शैली, ये समझ के चलो हमारा लोक कला से स्टार्ट हो गया। आपने लोक कलाएं तो पढ़ी होंगी फर्स्ट सेम में, एमए के फर्स्ट सेम में लोक कलाएं पढ़ी हैं, मधुबनी वगैरह पढ़ी होंगी। बताओ, तो उससे भी पहले की कला ये वाली है, मैसूर शैली, तंजौर शैली, उड़ीसा के पट्टचित्र हो गया आपकी, कालीघाट शैली, कंपनी शैली, ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं। ठीक है, ये कंपनी शैली हो गई। और ये भारतीय कला के विद्यालय। अब तक देखो ये कालीघाट तक आपके, ये जो आपका ये सब्जेक्ट है, ये वाले तीन तीन सब टॉपिक है ये, यहाँ तक अभी वो जो वो थे ना आपके अंग्रेज थे, उनका अभी इतना आता पता नहीं था, आते जाते तो थे भारत में, लेकिन इतना आधिपत्य उन्होंने नहीं जमाया था। लेकिन आना जाना उनका व्यापार धीरे 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 शुरू हो गया था, और अपनी जड़ें मजबूत नहीं की थी उन्होंने। ठीक है, अब जब ये कंपनी शैली आएगी, ठीक, तब इन्होंने अपनी कंपनी शैली आ गई। ठीक, लेकिन अभी तक जड़ें मजबूत नहीं हुई इनकी। आ तो गई है, इन्होंने अपने हिसाब से, जब ये अंग्रेज हमारे भारत में आए अपने हिसाब से काम करवाया हमारे ही आर्टिस्ट से। ठीक है, मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था सेवक राम, बहुत अच्छा काम करता था, एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ। तो उससे ये काम लेते थे, और बदले में जो वो मांगता था वो देते थे। उसके चित्र मान लीजिए इसने खरीदे 2 रुपए में, तो पता अपने यहाँ इंग्लैंड में लेके जाते थे, विलायत लेके जाते थे वही चित्र को, उस चित्र को कम से कम वहां जाके बेचते थे 100 रुपए में। उस टाइम के 100 रुपए कितने होते थे, देख लो कितना मार्जिन ये कमाते थे यहाँ के भारतीय चित्रकारों से। तो ये ना अंग्रेजों ने हर तरीके से लूटा हमें। ठीक है, ये कंपनी शैली का काम था, जब मैं पढ़ाऊंगी कंपनी शैली तब देख लेना। फिर इन्होंने क्या किया अपनी अच्छी जड़ें जमाने के लिए। अब ये बताओ, जब वे यहाँ आ रहे भारत में, तो उनके बच्चे भी तो यहीं आएंगे, है भाई? बताओ, जब वे भारत आएंगे तो क्या अपनी फैमिली को लेके नहीं आएंगे? तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? जब वो पढ़ाएंगे तो उनको फील हुआ कि यहाँ पर फिर कला विद्यालय भी होने चाहिए। अब जो भारतीय कला विद्यालय थे, पहली बात तो कला विद्यालय नहीं थे, वैसे ही थी, हल्के फुल्के स्कूल थे, इतने अच्छे वो नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर भारत में सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल जो भी उनको चाहिए था वो खुलवाने शुरू करे। तो सबसे पहले जो स्कूल खुलवाए इन्होंने मद्रास में, और आपका मुंबई और कोलकाता, तीन जो क्षेत्र थे, इन्होंने पहले यहाँ पर आधिपत्य जमाया, यहाँ पर अपने इस विद्यालय खुलवाए ताकि अपने बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, और वहां पर जो प्रिंसिपल टीचर रखे वो अपने रखे। ठीक है, बाद में जब ये भारत आजाद हुआ तब हमारे अपने आए थे वहां पर, उससे पहले तो सारे जगह अंग्रेज ही थे। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया, कला संस्थान खुलवाए। संस्थान संस्थान होता है कि जहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह बेची जा सकती है। कला संगठन, ये ग्रुप्स हो गए, कला अकादमियां होगी, आर्ट गैलरीज हो गई, संग्रहालय हो गया। ठीक है, संग्रहालय हो गया, दीर्घाएं होगी, गैलरीज। फिर इसके बाद ये सारा आपका कंपनी शैली से लेके ये तक, ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसमें सारी जितने भी ग्रुप्स है वो आ जाएंगे, सॉरी विद्यालय, और जितनी भी आर्ट गैलरीज आपकी हैं
जैसे दिल्ली की, मुंबई की, बड़ोदरा की, अहमदाबाद की जितनी भी आर्ट गैलरीज वो आ जाएंगी, सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, संग्रहालय आ जाएंगे, दीर्घा आ जाएंगे। उसके बाद फिर तब ये अंग्रेज हमारे यहाँ से चले जाएंगे, तब हमारे शुरू हो जाता है बंगाल शैली। ठीक है, क्या शुरू होता है? बंगाल शैली। एक बात देखो तो जो कुछ चीजें अगर हम अंग्रेजों के आने के बाद कुछ चीजें बेकार हुई हैं, मैं कहती हूँ 90% चीज बिल्कुल गलत थी, लेकिन 10% कुछ अच्छा भी हुआ है। अच्छा क्या हुआ कि इस बहाने यहाँ कला विद्यालय खुल गए, जो नहीं जानता था कोई, संस्थाएं खुल गई, संगठन खुल गई, गैलरीज खुल गई, ये उन्होंने तो खुलवाई है। तो ये समझ के चलिए ठीक है, 90% सब कुछ गलत था, लेकिन 10% हमारे लिए अच्छा भी हुआ था। बस यही चीज थी कि जो अच्छी थी, और बाकी सब बेकार थी। फिर बंगाल शैली के बाद आ जाते हैं नवीन विचारधारा वाले चित्रकार, यानी कि बंगाल शैली, आप जानते हो वॉश टेक्निक, सुनी है आपने? वॉश टेक्निक सुनी है? हाँ, तो वो बंगाल शैली की देन थी वॉश टेक्निक। ठीक है, इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर का सबसे बड़ा योगदान रहा है वॉश टेक्निक में। लेकिन क्या था, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे बंगाल शैली में, कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जो वॉश टेक्निक से बोर हो गए थे कि हम वही चीज नहीं पढ़ सकते, काफी समय हो गया, अब हमें कुछ नया करना है। तो एक चीज से उब गए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि नवीन विचारधारा वाले चित्रकार आए कि उन्होंने कहा हम कुछ नया करेंगे। तो ये बंगाल शैली की ही देन थी कि जो नवीन विचारधारा वाले चित्रकार उभर कर आए। ठीक है, फिर ये ग्रुप्स बनने शुरू हुए, कला ग्रुप, जैसे कि पैक ग्रुप हो गए। अब आपको मैंने दूसरी क्लास में आते थे आप, वो करवाए थे। तो उसमें आपके इन समूह में यानी ग्रुप्स में कौन कौन थे? कलाकार भी थे, चित्रकार भी पढ़े आपने, मूर्तिकार भी पढ़े हैं, छापाकार भी पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? संस्थापन यानी कि इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी पढ़े हैं। इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट तो जानते हो? आप जब नगमा में गए थे, हमारे साथ दिल्ली गए थे घूमने के लिए, तो आपने एक पेड़ देखा होगा वहां पर स्टील का, सुबोध गुप्ता का। वो संस्थापन, हाँ हाँ हाँ, वो इंस्टॉलेशन आर्ट में आता है, नहीं संस्थापन कला, कला के अंतर्गत। ठीक है, इसको हिंदी में संस्थापन बोल देते हैं और इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टॉलेशन आर्ट। ठीक है, तो आज के टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत आर्टिस्ट हैं आज के टाइम में तो उसके। फिर इसके बाद पढ़ेंगे भारतीय लोक कला और जनजातीय कला। ठीक है, फिर इनके इतना भारतीय, ये सारा आर्ट पढ़ने के बाद, इतनी ये हमने पढ़ लिए सारी पढ़ने के बाद, फिर आती है हमारी वेस्टर्न आर्ट। ठीक है, जो कि आप अगर आप नेट का पेपर देने जाओगे तब जरूरी है, पीजीटी का पेपर देने जाओगे तब जरूरी है, आप डी ट्रिपल एस बी या केवी, एनबीएस, अगर इनके पेपर देने जाओगे पीजीटी के, खास तौर से टीजीटी की बात मैं नहीं कर रही और एई की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं केवल पीजीटी की बात कर रही हूँ। क्योंकि टीजीटी में तो अगर वेस्टर्न या ग्राफिक्स में से आता है तो कोई एक आध दो तीन क्वेश्चन आएंगे टीजीटी में आते हैं तो। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न अगर हम पीजीटी का फॉर्म भरते हैं किसी भी मतलब किसी भी जिले से या किसी भी कहीं से भी, तो आपका ये जब सबसे जरूरी बैठता है पश्चिमी कला। ठीक है, इसके अंदर हम वही देखो, जैसे प्रागैतिहासिक काल हमारे भारत में भी है और प्रागैतिहासिक काल हम वहां भी पढ़ेंगे, इधर का थोड़ा सा अलग है उधर का अलग है। अब ये बताओ, जो वे थे आदिवासी थे, तो क्या केवल उस समय उनको ये पता था कि भारत है या ये स्पेन है या वो है? बताओ, जिस समय ये तो चीजें बाद में हटी, बाद में बटी है ना, कि भाई इतना एरिया भारत का हो गया, इतना पाकिस्तान का हो गया, इतना चीन का हो गया। ठीक है, तो वो जो वे थे आदिवासी बेचारे, वो यहाँ भी थे और वो वहां भी थे, उसी तरह की आर्ट वहां मिली, उसी तरह की आर्ट यहाँ मिली। कुछ ऐसी आर्ट हैं जो बिल्कुल सिमिलर है, कुछ गुफाएं ऐसी है जो भारत की और वेस्टर्न, भारत की और विदेशी जो गुफाएं उनकी बिल्कुल सिमिलर है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगी बताती चली जाऊंगी कि ये वाली गुफा वहां के समकक्ष है और ये वाली गुफा यहाँ के समकक्ष है। ठीक है, वो तो पढ़ने से पता चलेगा। फिर आती है हमारे मेसोपोटामिया की कला। ठीक, फिर पढ़ेंगे हम मिस्र की कला। ठीक, ये तो होता है बेस, ये भी इनका बेस है वेस्टर्न वालों का। ठीक है, ये जो इतना पढ़ोगे आप, ये यहाँ तक का केवल बेस है। प्रागैतिहासिक कला, मेसोपोटामिया, मिस्र, एजियन। ठीक है, ये सब समझ लिए पुराना वर्क, जो पुराने पूर्वज हैं मान लीजिए इनके। ठीक है, ये वो पूर्वज मान लीजिए, इनको पढ़ना जरूरी है। जो अपने पूर्वजों को भूल जाएगा वो बेकार है, अपना बेस पढ़ना जरूरी है। तो हमें अपने पूर्वज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, हमें इनके भी पढ़ने हैं पूर्वज। ठीक, फिर हमारी आती है आरंभिक ईसाई कला, बेजेंटाइन। ठीक है, बाकी सब तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें कम पढ़ाऊंगी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा पढ़ाऊंगी। ये आगे आपके मध्य युग, जैसे हमारे भारत में अभी आपने पढ़ा था ना, मध्यकाल पढ़ा था, ऐसे यहाँ भी है मध्य युग ही है। फिर आती जैसे हमारे यहाँ मध्य युग की कला आई,
यहाँ भी मध्य युग की कला है। लेकिन देखो आपने वहाँ पर पढ़े होंगे चालुक्य, पल्लव, पांडव पढ़े थे, यहाँ हमारा ईसाई कला है। क्योंकि भारत में इतनी ईसाई कला इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी विदेशों में ईसाई कला पनपी थी। भारत में तो कोई बहुत ही परसेंटेज ईसाइयों की बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप विदेशों में जाओ तो वहाँ ईसाई ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो वहाँ का जो स्टार्ट हुआ था मध्य युग, वो ईसाई कला से स्टार्ट हुआ था। ये सारी आपकी ईसाई कला ही आएँगी, बाज़ेंटाइन हो गया, रोमनस हो गया, गोथिक सारी आपकी ईसाई कला से ही संबंधित है। फिर हमारा आता है गोथिक। गोथिक सुना होगा आपने तो, पढ़ा है। एमए तो कंप्लीट है ना आपकी सभी की? हाँ, तो जो जिनकी अगर एमए कंप्लीट है उन बच्चों को इतना समझाने की वो नहीं पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ से आपका प्रोटो रिनासा स्टार्ट हो जाता है, ठीक? फिर आपकी सियाना की कला पढ़ी होगी आपने, यहाँ से आपका अर्ली रिनासा स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे कि हमारे यहाँ पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है? बंगाल शैली। जब हमारी बंगाल शैली स्टार्ट होती है, उसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। यहाँ का पुनर्जागरण काल यहाँ से है, इसको हम हाई रिनेसा बोलते हैं, ठीक है? उसको हाई रिनेसा नहीं बोलते, उसको पुनर्जागरण काल ही कहेंगे। हाँ, रिनेसां उसको बोल सकते हैं, रिनेसा पीरियड, ठीक। लेकिन अब देखो वहाँ भी नाम सेम है, बंगाल शैली अगर मैं पढ़ाऊँ तो वहाँ भी पुनर्जागरण काल आ जाता है। कई बार बंगाल शैली अगर लिखा हुआ नहीं है ना, लेकिन वो आपको भारतीय ज़रूर लिख के देंगे। क्वेश्चन या फिर ऑप्शन से आप समझ जाएँगे कि किसकी बात हो रही है। फिर यहाँ पे इसके बाद पढ़ते हैं रीतिवाद शैली, बारोक शैली, रोकोको शैली, ठीक, नवशास्त्रीवाद, स्वच्छंदतावाद। ये नवशास्त्रीवाद में आपने पढ़े होंगे डेविड आंग्र, पढ़े हैं? ये आपका ये पढ़ेंगे आप अथार्थवाद, जहाँ पर ये आता ना पूर्वे वगैरह, प्राक रैफेलवाद, प्रभाववाद, ये सारे जितने भी प्रभाववाद है ये पढ़ेंगे सारे हम। देखो भविष्यवाद भी है सारे, ये वाले हम सारे पढ़े जाएंगे, ये आपके उसमें ही है वेस्टर्न आर्ट में। लास्ट वाले ये छोटे छोटे वाद हैं, ये चार चार पांच पांच लाइन के हैं। नवलचीलवाद हो गया, विशुद्धवाद, बाहाउस, अति यथार्थवाद, ओप आर्ट, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, ठीक है, कोबरा मंडल, पोप आर्ट, शापित कलाकार, नव यथार्थवाद, ये कंप्यूटर कला, न्यूनतमवादी कला जिसको मिनिमलिस्ट कलाकार भी बोलते हैं, और नारीवादी कलाकार। इसमें आपकी फ्रीडा कोहली वगैरह आ जाएंगी, फेमिनिस्ट कलाकार, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा सौंदर्य शास्त्र है, एस्थेटिक, ठीक है। पश्चिमी कला वो आएगी, अब मैंने समझाया आपको। फिर हम सौंदर्य शास्त्र के करके फिर छापा कला पढ़ेंगे, विज्ञापन कला पढ़ेंगे, मुद्रण कला पढ़ेंगे, विविध। जो हमारा छूट जाएगा वो सब चीज विविध में आ जाएगी। जो बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो नहीं है आई, बाकी जो भी रह जाएगा वो सारा विविध में आ जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में आ जाता है। ये विविध में क्या आ जाएगा आपका? जैसे कहीं कोई एग्जीबिशन हुई है, अभी हाल ही में कोई एग्जीबिशन हुई है, वो क्यों हुई, किसने कराई, कौन सा आर्टिस्ट उसमें ज्यादा फेमस था, ये चीजें आपकी हो जाती है। या विविध में ये आ जाएगा कि जैसे अभी ये वाली हमारी संस्थाएं हैं, यहाँ पर कौन सा अध्यक्ष नया बदला है, कौन सा अध्यक्ष पुराना था, ये सब चीजें आपकी विविध में आ जाती है। जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज होती है जो, वो सारी आपकी इसमें आ जाएंगी विविध में, ठीक है।